हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर और आपको वेलकम करता हूं आपके छोटे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एम्पावरमेंट में। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक है। अब चलते हैं कि क्या क्या टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म और कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया गया है टर्म और कंडीशन में गैमीटोजेनेसिस। अगर आपको किसी भी वर्ड के बैक में जेनेसिस वर्ड लगा रहे तो आपको समझ आना चाहिए कि यहां पे किसी चीज का फॉर्मेशन होने वाला है। अगर यहां पे दिया गया है गैमीट तो आपको ऑफकोर्स आपको पता हो जाना चाहिए कि यहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, कि फॉर्मेशन जो होगा गैमीट का, वो स्पर्म जो होगा वो मेल में बनेगा और जो ओवम होगा वो फीमेल में बनेगा। क्या? फीमेल में बनेगा। अब सेकेंड टर्म है जिसका नाम है इंसीमिनेशन। क्या? इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन में ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या? इधर गैमीटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन था और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ऑफकोर्स जब ट्रांसफर होगा स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, क्या फीमेल के वजाइना में अगर स्पर्म का मतलब कि स्पर्म जाएगा फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, मतलब कि वजाइना में जाएगा। इस प्रोसेस को हम इंसीमिनेशन बोलेंगे। अब बात करेंगे सेकेंड टर्म पर जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अब गैमीट का फॉर्मेशन भी हो गया और इंसीमिनेशन भी हो गया। अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो गया और इंसीमिनेशन हो गया तो अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब मिलेगा, अगर स्पर्म का जो इंसीमिनेशन हुआ था वो अब मिल जाएगा फीमेल गैमीट से, और फीमेल गैमीट जब मेल गैमीट से मिलेगा तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा और फर्टिलाइज करेगा देन वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। देन जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा तो आगे की प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि मतलब कि एम्ब्रियो बनेगा। ये सब को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और अब बात करेंगे कि सेकेंड टर्म जो है वो है इम्प्लांटेशन। मतलब कि इम्प्लांटेशन क्या है? मतलब कि जाइगोट भी फॉर्मेशन हो गया। जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो अटैचमेंट करेगा, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रीन वॉल फॉर नरिशमेंट। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कुछ देर बाद कर लेगा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो मतलब कि यूट्रीन वॉल से, वो क्या यूट्रीन वॉल से मतलब कि चिपक जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रीन वॉल से चिपक जाएगा और वो चिपकेगा इसलिए कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड होगा, और नरिशमेंट प्रोवाइड होगा धीरे धीरे वो ग्रो होगा। अब बात करेंगे सेकेंड टर्म को जो कि गेस्टेशन है। और मतलब कि ये सब प्रोसेस होते जा रहा है और ये सब प्रोसेस होगा तो मतलब कि ये 9th मंथ का जो पीरियड चलता है उस पीरियड में एम्ब्रियो जो होगा वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और उस प्रोसेस या उस टर्म्स को हम गेस्टेशन कहते हैं या गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। देन सबसे लास्ट जो है वो टर्म्स जिसका नाम है पार्चुरेशन, जो कि ये काफी खुशखबरी वाला टर्म्स है। इससे घर में खुशी आती है। जिस पार्चुरेशन का मतलब यह हुआ कि अब बेबी का फुल्ली तरह से वो डेवलप हो गया है। अब डिलीवरी होगा बेबी का। क्या? डिलीवरी होगा बेबी का। डिलीवरी होगा बेबी का तो खुशी ही होगा अपने घर में। ये लास्ट टर्म और कंडीशन था। हमने मतलब कि जितना भी टर्म्स और कंडीशन था उसको काफी क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये जितना भी टर्म और कंडीशन था वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि सेकेंड लाइन पे या सेकेंड टॉपिक पे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन
जिसका नाम है टू कंटिन्यू इट्स ऑन रेस एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इट्स ऑन बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या ये एक कंटिन्यू है जो कि ये रेस चलते रहता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में, और ये प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग को लाइक जैसे वो अपने मतलब अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस वो कंटिन्यू है, वो रेस जो है, वो जो रेस है वो कंटिन्यू है, मतलब कि रुकेगा नहीं जब तक उसका पुबर्टी रहेगा, जब तक वो कैपेबल रहेगा बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, तब तक वो बेबी को प्रोड्यूस करेगा। आप पे निर्भर करता है कि आप 2 पैदा करें या 3 पैदा करें, इस पे मतलब कि ये बायोलॉजी मतलब ये नहीं कह सकता है कि आप कितना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस जो मतलब कि जो इस टर्म्स को पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कितना बेबी को कंसेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे सेकेंड लाइन पे, जिसका क्या मतलब है समझेंगे अच्छी तरह से, और आपके बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 आपको कोई नहीं रख सकता है अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप कंप्लीट कर लिए तो। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मेरा नोट्स लेना चाहते हो, हमारे नोट्स जो है वो आपके वीडियो जो देखिएगा उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करेंगे सेकेंड जो लाइन है, The formation of gamete take place in the reproductive organ। और जो गैमीट है वो जो फॉर्मेशन होगा वो किस प्लेस में होगा, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्लेस में गैमीट का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये दोनों लाइन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। क्या आप बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। अब चलते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये क्या बोल रहा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। Essential organ which are responsible for the formation of the gamete, sperm, egg and hormone production। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यह मोटिव है, वो एक है कि वो एसेंशियल ऑर्गन है, वो एक ही चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि वो गैमीट फॉर्मेशन करेगा, और गैमीट फॉर्मेशन करेगा तो वो 2 तरह का गैमीट फॉर्मेशन करेगा, जो कि स्पर्म जो है वो मेल में प्रोड्यूस होगा और एग जो है वो फीमेल में प्रोड्यूस होगा। और ये इसका एक काम और है कि वो हार्मोन का भी प्रोडक्शन करेगा। अब बात करेंगे सेकेंड लाइन पे, जो मेल गैमीट होता है, द मेल गैमीट इज स्पर्मेटोजुआ, या हम बोल सकते हैं स्पर्म या बोल सकते हैं एंथ्राजुआइड। ये सब बात या सब जितना भी है वो एक ही है, मेल गैमीट जो कि स्पर्म बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजुआ बोलिए या आप एंथ्रोजुआइड बोलिए, एडवांस में बोलना है तो आप एंथ्राजुआइड बोल सकते हैं। अब बात करेंगे कि फीमेल में जो क्या है, द फीमेल गैमीट इज द ओवम। जो ओवम होता है वो फीमेल गैमीट होता है। कुछ की नोट दिया गया है उसे क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। यह दिया गया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर जनरली नोन एज गोनाड। की नोट में यह दिया गया है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जितना भी होता है वो सामान्यतः जनरली रूप से वह गोनाड कहा जाता है। अब ये बोलिएगा कि सर या भैया ये गोनाड क्या होता है। गोनाड का मतलब यह जनानंग होता है, जो कि जैसे गोनाड का मतलब यह हो गया जैसे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे पेनिस, वजाइना, इस सब को हम गोनाड बोलते हैं। और ये बिकॉज दे प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव गैमीट कॉन्टेनिंग हर्टिबल डीएनए। और ये जो गोनाड्स है और ये जो है रिप्रोडक्टिव गैमीट को कॉन्टेनिंग करेगा, और जो गैमीट कॉन्टेनिंग होगा गैमीट में डीएनए प्रेजेंट रहता है, हर्टिबल डीएनए प्रेजेंट रहता है। आई होप आपको ये की नोट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे सेकेंड टॉपिक जो कि सेक्स ऑर्गन में जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उस पर बात करेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। अब बात करते हैं इसका जो भी इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है, आपको काफी हद तक आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा, और आप ये लेक्चर अगर अटेंड कर लेते हैं तो आपको ये किसी दूसरे लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर इंपोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन बट डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट। जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है लेकिन वो गैमीट का फॉर्मेशन कदापि नहीं करेगा। लेकिन जो मतलब कि
जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और मतलब कि और वो हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकता है। मैं बोल सकता हूं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से काफी अच्छा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, है कि वो दो काम कर रहा है, दो काम करेगा तो मैं उसे वोट तो डालूंगा ही ना। वो दो काम करता है, बोलिएगा क्या दो काम करता है? वो दो काम करता है, मतलब कि हार्मोन प्रोडक्शन करता है और गैमीट का भी फॉर्मेशन कर देता है, तो मैं उसे लाइक करूंगा। मतलब ये काम तो दोनों का सेम है हमारे बॉडी में, दोनों को इक्वल रूप से, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दिया हूं कि मुझे क्या पसंद है या ना पसंद है। अब बात करेंगे कि सेकेंड लाइन क्या है और क्या बोल रहा है, हमारे बच्चों को ये क्यों नहीं समझने दे रहा है, क्या है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैं बच्चों को इतना काफी अच्छे से मैं समझा दूंगा कि बायोलॉजी को मैं चुटकियों, बायोलॉजी नाम सुनते ही बच्चों को दिमाग में आ जाए क्या ये सब्जेक्ट है, कितना आसान सब्जेक्ट है। अब बात करेंगे These form the passage of the gamete to the help the union male and the female gamete। और इसमें मतलब कि पासेज होता है मतलब भेजने के लिए गैमीट, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जो गैमीट का जो मतलब कि पासेज होगा वो यूनियन होता है, हेल्प द यूनियन मतलब कि काफी डक्ट होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस या ट्रांसफर हो सकता है। अब सेकेंड टॉपिक पर बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की, डेवलपमेंट कैसे होता है सेक्स ऑर्गन का। अब बात करते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन का। ड्यूरिंग इंट्रायूट्रिन लाइफ, IUL इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं IUL, टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। क्या IUL के दौरान टेस्टिस और ओवरी का जो फॉर्मेशन होता है वो डेवलप होता है, मतलब कि 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। उस 3 जर्म लेयर में से उसमें से मीजोडर्म जो जर्म लेयर है उससे मीजोडर्म से टेस्टिस और ओवरी का डेवलप होता है। दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, और ये जो डेवलप होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है। IUL एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डिस्केंड इनटू एस्कोटल सेक, और बर्थ के टाइम से पहले ये जो टेस्टिस होता है वो डिस्केंड डाउन होता है एस्कोटल सेक में, मतलब कि वो एब्डोमेन में टेस्टिस रहता है, मतलब कि हमारे जांग के वो बीच में जो टेस्टिस वो अभी मतलब कि जन्म लेने के बाद वो प्रेजेंट रहता है, वो मां के गर्भ में वो जांग के नीचे नहीं प्रेजेंट रहता, वो एब्डोमेन में, आपके एब्डोमेन में आपका टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। अंडर द इन्फ्लुएंस द टेस्टोस्टेरोन बट ओवरी रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। वो टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से मतलब वो किस तरह से ओवरी है कहां पे, लेकिन अधिकतर वो एब्डोमेन में होता है, लेकिन इसमें बाई चांस है कि वो एब्डोमेन में रह सकता है, स्कोटल सेक में भी रह सकता है, लेकिन ओवरी जो है, ओवरी वो 110% वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट या उसके पास प्रेजेंट रहेगा। आई होप आपको ये टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन काफी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो हमारे मोटिवेशनल के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा काफी, इसलिए आपका फ्रेंड भी इस चैप्टर को काफी क्रिस्टल क्लियर करके बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 नंबर को गेन कर सकते हैं। मेरा एक ही मोटो है कि मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी कर सकते हैं क्लास, मुझसे काफी बड़े होंगे, छोटे भाई होंगे, बड़ी दीदी होगी, छोटी दीदी होगी, काफी मुझसे छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो इस क्लास को कर ले और बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि 2025 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए मैं ये लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूं। और अगर आप ये लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ 110% श्योर बोल सकता हूं कि आपको ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ये इसलिए मैं क्यों गारंटी ले रहा हूं कि मैं इसे एक वन शॉट में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं वन शॉट में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जिस तरह ऑफलाइन में पढ़ाया जाता इसे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में कंप्लीट करूंगा। अब मैंने अपना लेक्चर को खत्म करता हूं।
मतलब कि ये क्लास का लेक्चर मैं खत्म नहीं करूंगा, जो कि मैं आपको समझा रहा था वो लेक्चर खत्म करता हूं और अपने टॉपिक पे आता हूं। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन ह्यूमन, कि कितने प्रकार के और कौन कौन से प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं ह्यूमन में। अब इसमें ये क्लासिफाई नहीं है कि फीमेल में कौन सेक्स ऑर्गन है और मतलब कि मेल में, इसमें हम डायरेक्ट बात करेंगे कि ह्यूमन में कि कितने और कौन कौन से सेक्स ऑर्गन है। इसमें तो बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन होता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके आधार पर, किसके बेसिस पे बांटा गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के बेसिस पे बांटा गया है और सिक्रेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, कि वो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और सेक्स ऑर्गन का मतलब सिक्रिएशन करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मेल में टेस्टिस आ गया जो कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल में ओवरी आ गया। आप बात करेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि है वो किस बेसिस पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो कि जो पार्ट है, जो टाइप्स है वो रखा गया है। आपको तो ये पता चलना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में किसके बेसिस पे रखा गया है। तो अगर वहां पे तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट रखा गया कि गैमीट का प्रोडक्शन करेगा और सिक्रेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, तो इस जगह भी आपको ना पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसके बेसिस पे रखा गया है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो मैच्योरेशन के बेसिस पे रखा गया है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह गैमेट का ट्रांसपोर्ट करेगा। और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बेबी का फॉर्मेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो बेबी का फॉर्मेशन क्या होगा। जिसमें आ गया वास्ट डिफरेंस जो कि मेल में पाया जाता है, एजुकुलेटरी डक्ट जो कि मेल में पाया जाता है, पेनिस भी मेल में पाया जाता है, सेमिनल साइकिल जो कि पेयर में होता है ये भी मेल में पाया जाता है, प्रोस्टेट भी मेल में पाया जाता है, बल्बोयूरेथ्रल भी मेल में पाया जाता है जो कि ये भी पेयर में होता है, एपिडाइमिस भी मेल में पाया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब जो है वो मेल में नहीं वो फीमेल में पाया जाता है, यूट्रस जो है वो भी फीमेल में पाया जाता है, वजाइना जो है वजाइना वो भी पाया जाता है आपके फीमेल में, आपके फीमेल में पाया जाता है, आपके नहीं हर एक फीमेल में पाया जाता है। आप बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उधर तो आप बात करेंगे कि आप क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। आपको हमारे साथ बोलना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पढ़ेंगे। क्या आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। आप बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे लोकेटेड रहता है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे स्टूडेंट, मेरे डियर स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो लोकेटेड होता है पैल्विक रीजन में। पैल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट रहता है, पैल्विक रीजन में। हमारे साथ बोलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, पैल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है, पैल्विक रीजन में। आई होप आपको यह पता चल गया है और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आपके सुमंत भैया आप पढ़ाए हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना आवश्यक जरूरी है। अब बात करेंगे कि क्या क्या इसमें और इंक्लूड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड, डक्ट सिस्टम एंड पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाबू आता है, पेयर में आता है टेस्टिस, 2 टेस्टिस पाया जाएगा। अगर एक टेस्टिस किसी में है तो वो क्या बोले बहुत दिक्कत हो जाएगी बाबू। एसेसरी डक्ट एसेसरी ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड पाया जाता है मेल में, प्रोस्टेट, सेमिनल, बल्बोयूरेथ्रल और पेनिस पाया जाएगा। आप बात करेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे कि टेस्टिस में कितना होता है, ये कौन सा ऑर्गन होता है। टेस्टिस को हम बायोलॉजिकल वर्ड में टेस्टिकल्स भी बोल सकते हैं। क्या टेस्टिस को हम टेस्टिकल भी बोलेंगे। और टेस्टिस होता है वो 1 पेयर में प्रेजेंट रहता है और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब बात करेंगे कि एसेसरी डक्ट क्या है। एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस आता है,
एसेसरी डक्ट में क्या आता है? एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस आता है, रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। आप बोलेगे भैया रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस को कब, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है? मेरे भाई और बहन, आप टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं एक एक टॉपिक को मैं लाया हूं पीडीएफ में और आपको कंप्लीट करा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको खाली अच्छे माइंड से दिमाग को एक जगह शांत करके आपको ये लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है। आप बोलेगा भैया एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है? अरे बाबू, एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब यह हुआ कि जो वो जेनिटल होता है, जेनिटल जो बाहर से दिखता है, वो कौन कौन से जो पार्ट है वो बाहर से दिखता है। एक्सटर्नल बाहर, जेनिटल मतलब कि जनानंग, मुझे हिंदी बोलना उतना दिक्कत हो जाता है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम होता है मेरे भाई। अब बात करेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में एस्क्रोटम और पीनिस जो होता है वो बाहर आपको देखने को मिलता है। आप बात करेंगे कि ग्लैंड क्या कौन कौन है। सेमिनल वेसिकल है जो कि वन पेयर में होता है, वो आपको हम पहले ही बता दिया। प्रोस्टेट होता है वो सिंगल होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि वन पेयर होता है और इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अब कुछ डायग्राम दिया है, मैं इसे खुद अपने हाथ से एनसीईआरटी से मैं नहीं फोटो क्लिक करके या डाला हूं, मैं खुद अपने हाथ से बनाया हूं बाबू। तो आपको, अगर मैं इतना मेहनत आपके लिए कर सकता हूं तो आपको भी मेरे लिए मेहनत करना है। मेरे लिए मेहनत क्या करना है कि आपको इस मैं डायग्राम को समझाऊंगा तो आपको समझ जाना है और आपको दिमाग में बोर्ड एग्जाम में फाड़ देना है। मेरा यही काम है, मेरा एक ही मोटो है कि आपको 70 आउट ऑफ से 69 भी ना हो। सबसे पहले इधर यूरिनरी ब्लैडर है। क्या? यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन प्रेजेंट रहेगा, यूरिन रहता है। इधर आ गया, इधर से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट सिंगल होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो पेयर में होता है। और ये जो पेनिस का जो बीच वाला भाग होता है इसे हम कॉर्पस स्पोंजिसम बोलेंगे। और ये साइड से जो होता है इसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलेंगे। और यूरिनोजेनिटल डक्ट का यह काम है कि इससे यूरिन और सीमेन पास करेगा। और ये जो ऊपर का भाग होता है पेनिस का, ये ऊपर का जो भाग होता है इसे हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये थोड़ा सा जो पोर रहता है, मतलब कि छिद्र होता है, मतलब होल रहता है, उसे हम यूथ्रल मीटस बोलेंगे। और पेनिस पर जो स्किन रहता है उसे हम फोर स्किन, और उससे थोड़ा फोर स्किन के अंदर जो स्किन रहता है उसे हम कॉर्पोरा कवर म्यूकोसा, कॉर्पोरा कवर म्यूकोसा बोलेंगे। आप टेस्टिस में बात करेंगे, ये है टेस्टिस, एक ही साइड का मैं लिया हूं, ये टेस्टिस है। टेस्टिस होता है वो वन पेयर में होता है। और टेस्टिस है वो एपिडाइमिस से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है एपिडाइमिस। ये टेस्टिस के ऊपर जो स्किन होता है उसे हम स्कॉटम बोलते हैं, 2 स्कॉटल सेक होता है। और टेस्टिस जो होता है वो जुड़ा रहता है स्कॉटल सेक से, वो गुबर्निकुलियम से जुड़ा रहता है, गुबर्निकुलियम से जुड़ा रहता है। और ये जो डक्ट है इसे कैरी मास्टर बोलते हैं, कैरी मास्टर बोलते हैं। और ये डक्ट जो आता है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, जिसमें आ जाएगा वास डिफरेंस, कैरी मास्टर मसल, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व, इंगुनल केनाल जो हैंगिंग करता है टेस्टिस को, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, एम्फूला ऑफ डक्ट, ये एम्फूला ऑफ डक्ट है जो कि ये मतलब कि ये थोड़ा बड़ा होता है। ये एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट है, एजुकुलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेसिकल्स है, सेमिनल वेसिकल्स। आप बोलिएगा कि भैया आप तो सिर्फ मतलब कि एक बार पढ़ दिए, आइए कि कैसे समझ आएगा। मैं एक बार समझा दिया हूं कि किसका क्या काम होगा, मैं आगे बताऊंगा कि किसका क्या क्या काम है। अब बताता हूं
कैरी मास्टर मसल जो होता है, स्केटल मसल होता है, वो ब्रिंग इन समर स्कॉटम आउट टुवार्ड बॉडी। मतलब कि कैरी मास्टर मसल जो होता है, मतलब कि आप गर्मी के समय में देखिएगा टेस्टिस जो होता है वो थोड़ा हैंगिंग, वो नीचे की तरफ लटक जाता है। ये कैरी मास्टर का मसल जो होता है, स्केटल मसल, उसी का काम होता है कि टेम्परेचर को किस तरह से वो, अगर समर का मौसम है तो वो मतलब कैरी मास्टर मसल थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। और डार्टोस स्मूथ मसल होता है, विंटर में आप अपने टेस्टिस को आप देखते होंगे कि मतलब वो ऊपर की तरफ मतलब सिकुड़ जाता है, और इसी डार्टोस मसल के कारण ही वो आ जाता है। और टेस्टिस से और स्कॉटम से जो वो मतलब कि ये अटैच रखता है, जिसका गुबर्निकुलियम बोलते हैं। आप बात करेंगे हर जितना भी मैं बताया उस सब को एक एक बार क्लियर करेंगे। आप बात करेंगे कि एस्कॉटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंगुनल कैनाल। एस्कॉटम जो होता है वो कनेक्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी से, वो इंगुनल कैनाल के सहायता से एस्कॉटम कनेक्ट रहता है एब्डोमिनल कैविटी से। टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल बाय ए स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट रहता है, किसके हेल्प से? इंगुनल कैनाल के हेल्प से होता है। और टेस्टिस जो होता है वो कनेक्ट रहता है डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से, किसके हेल्प से? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। स्पर्मेटिक में आर्टरी, नर्व, वेसल्स ये सब आ जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू, स्पर्मेटिक कॉर्ड, आर्टरी, स्पर्मेटिक नर्व, ईटीसी। अब बात करेंगे एक और फिर डायग्राम है जिसे हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस को अगर कट करिएगा, मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर टेस्टिस को कट कर दीजिएगा तो वो किस तरह से देखने को मिलेगा और उसमें क्या क्या पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि टेस्टिस में क्या क्या ट्रांसवर्स सेक्शन में काटने पर मिलता है। इधर अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं तो इधर से स्टार्ट में करता हूं। टूनिका वेजनलिस जो कि इनकम्प्लीट लेयर होता है टेस्टिस का, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, उसके बाद जो ये है ऐसे ऐसे ये बना है, ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होता है जिसे हम कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। और ये उसके बाद ये जो है ये इसे हम टूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे। और टूनिका एल्बुजिनिया जो होता है टूनिका वेस्कुलरिज जो कि प्रेजेंट होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के बीच में। उसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है कि 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड होता है। और उसके बाद ट्यूबलाई रेक्टाई आ गया, जो कि ये ट्यूबलाई रेक्टाई है। उसके बाद जो है वो रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के बाद इपीडाइमिस है, इपीडाइमिस में 3 पार्ट है, जो कि केउडल है वो टेल है, और जो कॉर्पस है वो बॉडी है, जो कैप्यूट है वो हेड है। इस सब तीनों मिलाकर जिसे हम इपीडाइमिस बोलते हैं। और वासा यूफ्रेंसिया जो कि 10 to 12 होता है, जिसे हम इंट्राटेस्टिक्यूलर बोलते हैं। आई होप आपको जितना भी मैंने टर्म और कंडीशन बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। कुछ नोट दिया गया है कि क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या होता है। क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या होता है? क्रिप्टोक्रिटिज्म एक ऐसा कंडीशन है, क्रिप्टोक्रिटिज्म एक ऐसा कंडीशन है, a condition in which one or both of the testes fail to descend from the abdominal into the scrotum। क्रिप्टोक्रिटिज्म एक ऐसा प्रोसेस है अगर जब 1 और 2 ये दोनों अगर टेस्टिस फेल हो जाएगा एब्डोमिनल से बाहर आने में, टेस्टिस एब्डोमिनल से अगर बाहर आने में फेल हो जाएगा, उस कंडीशन को हम क्रिप्टोक्रिटिज्म बोलते हैं। आई होप आपको काफी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या होता है। अब बात करेंगे सेकेंड टॉपिक पे।
टेस्टिस जो होता है जिसका ओरिजिन होता है मीजोडर्म से, जिसका लेंथ जो लंबाई होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। क्या? 4 से 5 सेंटीमीटर। जिसका विड्थ होता है, चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर और वेट जो होता है उसका वजन 14 ग्राम होता है। अगर जो हेल्दी व्यक्ति का जो टेस्टिस होगा वो अबव 14 ग्राम के होगा, अबव 14 ग्राम के आसपास आ जाएगा। टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। द टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। जो टेस्टिस होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजोआ और सिक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ सिक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करता है या स्पर्म को प्रोड्यूस करता है या एंथ्राजोइड को प्रोड्यूस करता है और ये मेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस को करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप बात करते हैं कि मेल में मैमल्स में टेस्टिस का क्या होता है। इन मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ ए पाउच विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कि मैमल्स में जितने स्तनधारी है जो कि दूध दे सकता है, दूध पिला सकता है अपने बेबी को, वो टेस्टिस होता है वो मतलब कि वो लोके दिखता है किसके आउटसाइड एब्डोमिनल के आसपास दिखता है और वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। जो टेस्टिस होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। A pair of testes is present in a pouch-like structure that is called we know say that the scrotum। अब बात करेंगे कि कुछ की नोट दिया गया है। The temperature in scrotum is 2 to 2.5 डिग्री below the temperature। मतलब कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 37 मतलब कि वो 34 या 35 के आसपास रहेगा। तब वो टेस्टिस बाहर मतलब कि वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और आपको ये माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि टेस्टिस जो होता है वो शरीर के बाहर क्यों रहता है, वो शरीर के अंदर क्यों ना, वो क्यों नहीं प्रेजेंट होता है। यह आपका क्वेश्चन जायज है, आपके पूछने लायक है कि ये टेस्टिस जो होता है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है और ये टेस्टिस जो होता है वो बाहर शरीर के क्यों रहता है। इसका एक ही क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो स्पर्म का जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो जो हमारे शरीर का जो मतलब कि टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मतलब इसको चाहिए जो कि ये स्पर्म का मैचुरेशन या फॉर्मेशन करेगा। इसलिए ये टेस्टिस जो होता है हमारे शरीर के बाहर होता है। यही कारण है जो कि टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था अच्छा वो क्लियर हो गया होगा। अब एक और नोट दिया गया है जिसमें क्रिप्टोक्रिटिज्म कंडीशन दिया गया है कि क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या होता है। ऑर्चियोडेक्टोमी क्रिप्टोक्रिटिज्म तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और इसमें ऑर्चियोडेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इट इज आल्सो नोन एज कैस्ट्रेशन। कि ऑर्चियोडेक्टोमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्जरी करके टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है और इसको हम कैस्ट्रेशन के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड लाइन पे, द कैप्सूल इनक्लोजिंग टेस्टिस ऑफ मैमल इज कॉल्ड टूनिका एल्बुजिनिया। जो कैप्सूल की तरह कैप्सूल लाइक इनक्लोज होता है, बंद रहता है टेस्टिस में कैप्सूल की तरह उस मैमल में, उसे हम टूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। आप बात करेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है। मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में सेमनीफेरस का चर्चा किया था। अब बोला था ना कि हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन क्लियर करके आपको समझा दूंगा। अब यहां पे आ गया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है। इसमें बात करेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है क्या।
Each testis has about 200 to 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, कि प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है जिसे हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोलते हैं। और इच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और प्रत्येक लोब्यूल में एक या 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहता है। और लेंथ ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज 70 सेंटीमीटर, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो लेंथ होता है वो 70 सेंटीमीटर होता है। और each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell, और प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो लाइन होता है वो इनसाइड जो होता है वो 2 टाइप का सेल होता है, जिसे हम मेल जर्म सेल बोलते हैं और स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल बोलते हैं। अब बात करेंगे कि मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसका क्या फंक्शन है। दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग स्पर्म, जो कि इसका जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सपोर्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, क्यों मैच्योर कहता है, और मैच्योरेशन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन करेगा डेवलपिंग स्पर्म को, जो डेवलप होगा स्पर्म को उसको प्रोटेक्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये दीज एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर, और ये ब्लड स्पर्म बैरियर की तरह काम करेगा। और इसमें फैगोसाइट जो होता है, फैगोसाइट डेड एंड इमेच्योर स्पर्म को खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और दीज सीक्रेट ये क्या मतलब कि उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म, कि स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वह स्पर्मेटोजेनेसिस करके प्रोड्यूस करता है स्पर्म का, क्या स्पर्म का प्रोड्यूस करता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म का प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। अब बात करेंगे कि सर्टोली सेल का क्या काम है। सर्टोली सेल जो होता है जिसे हम सिस्टेंटुकुलर सेल या सपोर्टिंग सेल, इसका 3 नाम है। सर्टोली सेल, सस्टेंटुकुलर सेल, सपोर्टिंग सेल आर लोकेटेड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल व्हिच नरिश स्पर्मेटोजोआ। ये सर्टेली सेल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और ये नरिशमेंट, ये पोषण प्रोवाइड करता है, पोषण करता है स्पर्मेटोजोआ को, क्योंकि यहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। Interstitial space are the region outside the seminiferous tubule which contain a small blood vessels, interstitial cell and immunocompetent cell। और इंटरस्टेशियल सेल्स स्पेस जो होता है, और वो जो स्पेस रीजन मतलब क्षेत्र होता है उसके आउटसाइड बाहर का, उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में वो कंटेन करता है स्मॉल ब्लड वेसल और इंटरस्टेशियल को हम लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। आप बात करेंगे कि इंटरस्टेशियल सेल का क्या काम है और ये क्या है। इंटरस्टेशियल सेल और लीडिंग सेल आर फाउंड इन इंटरस्टेशियल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिस, कि टेस्टिस के इंटरस्टेशियल कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है इंटरस्टेशियल सेल या लीडिंग सेल। और दे सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, और ये सिंथेसिस और सीक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। आप बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। मैंने चिल्ला के आपको बताता हूं कि अगर किसी भी वर्ड में जेनेसिस वर्ड लगा हो वहां पे आपको समझ जाना कि 110% यहां पे किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है।
Spermatogenesis, it is the process by which haploid spermatozoa sperm develop from germ cell in the seminiferous tubule by testis। कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म जो होता है वो डेवलप होता है जर्म सेल से, और वो जर्म सेल कहां पे, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है जर्म सेल से। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। आप बात करेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है। इट इज अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स डिप्लॉयड विच फॉर्म मैच्योर स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। स्पर्मेटोगोनिया होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स डिप्लॉयड होता है, और वो मैच्योर स्पर्म जो होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड से अनडिफरेंटेड होके, मेल जर्म से अनडिफरेंटेड होके स्पर्मेटोजोआ को स्पर्मेफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोगोनिया काफी समझ आ गया होगा। आप कुछ और है टॉपिक, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, इसे हम शॉर्टकट में एबीपी बोलते हैं, इनवियन इनविट एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, सर्टोली सेल रिलीज स्पर्म मैच्योर फैक्टर, जो कि सर्टोली सेल होता है वो रिलीज करता है स्पर्म मैच्योर फैक्टर। अब ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम दिया गया है। ये जो है ये सर्टोली सेल, यहां पे सर्टोली सेल है। क्या सर्टोली सेल है, इसे हम नर्स सेल भी बोल सकते हैं। ये नर्स की तरह काम करता है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है और ये मैच्योर स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है। और ये बीच का जो भाग है, पार्ट है, इसे हम स्पर्माटाइड बोलते हैं, जिससे स्पर्म जुड़ा रहता है। और ये जो है फर्स्ट वाला जो लाइन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद ये जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। और जो ये स्पर्म है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो जुड़ा है उसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और ये बीच का जो ये पार्ट है बीच का, इसे हम लीडिंग सेल्स या लीडिंग सेल बोलते हैं। यह हार्मोन रिलीज करता है, ये एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन उसे रिलीज करता है। और ये बीच का जो भाग है इसे हम प्लास्मेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम जो है, सेक्शनल व्यू जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, वो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अब असली टॉपिक पे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस occurs in seminiferous tubule at the time of puberty due to significant increase in the secretion of GnRH and continue throughout life। स्पर्मेटोजेनेसिस है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब कि ये चलते रहने वाला प्रक्रिया है। और ये किसमें होता है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। और ये किस टाइम में होता है, ये पुबर्टी के टाइम में होता है। और ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रिएशन ऑफ GnRH, कि GnRH का जो लेवल बढ़ेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ कोर्स ये होगा। और ये कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, ये लाइफ में है ये कंटिन्यूअस होगा। लगभग ये 60-70 ईयर्स तक ये फॉर्मेशन होगा। इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH acts at the anterior pituitary gland and stimulate secretion of luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FS। जब GnRH का जो लेवल बढ़ेगा, कब एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और सिक्रेशन होगा। जब GnRH का लेवल बढ़ेगा तो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी लेवल बढ़ेगा और ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को, LH का भी लेवल को बढ़ा देगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये मतलब कि काफी लेवल तक ये इंक्रीज कर देगा, जिसको हम FSH बोलते हैं। अब बात करेंगे कि LH
किस का क्या काम होता है और FSH का क्या काम होता है। LH एक्ट एज लीडिंग सेल एंड स्टिम्युलेट synthesis and secretion of androgen and androgen stimulate the process of spermatogenesis। LH जो होता है वो लीडिंग सेल की तरह काम करता है और ये स्टिम्युलेट करता है, सिंथेसिस करता है, सिक्रेशन ऑफ किसका, एंड्रोजन का, और एंड्रोजन है वो स्टिम्युलेट करता है और ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। एंड्रोजन का जो लेवल बढ़ेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ कोर्स होगा। अब बात करेंगे कि FSH का क्या काम होता है। FSH एक्ट एज द सर्टोली सेल। FSH जो होता है फॉलिकल स्टिम्युलेट हार्मोन, वो सर्टोली सेल की तरह काम करता है और ये एंड स्टिम्युलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कुछ फैक्टर को मतलब कि हेल्प करेगा, मतलब हाई लेवल ऑफ फॉर्मेशन में देन प्रोसेस होगा और ये प्रक्रिया चालू होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्रेजेंट होता है इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पर प्रेजेंट रहता है स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, और ये मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा किस मेथड से, ये माइटोटिक डिवीजन से, एंड इंक्रीज इन नंबर, और ये अपना नंबर को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। और ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, और जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और ये कंटेन करता है, इसके पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। A primary spermatocyte complete the first meiotic division। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। और ये लीडिंग करता है मतलब कि बढ़ावा देता है फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल, मतलब कि 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल को फॉर्मेशन करता है, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatide। कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हुआ अंडर को डिवीजन करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन बोल सकते हैं, जिसमें रिडक्शनल डिवीजन में गेट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ होगा। रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर का जो संख्या होता है, नंबर होता है, वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। और द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और ये प्रोड्यूस करेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड। Spermiogenesis is the process of formation of flagellated spermatozoa from spermatide। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्पर्माटाइड से फ्लैजेलेट मतलब कि तैरने वाला, जो कि तैर सकता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या स्पर्माटाइड से फ्लैजेलेट स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसे प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। Spermiogenesis begins in the seminiferous tubule but usually complete in epididymis। ये स्पर्मियोजेनेसिस भी होता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है, लेकिन ये कंप्लीट होता है एपिडिडाइमिस में। क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, लेकिन ये कंप्लीट होता है एपिडिडाइमिस में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि
स्पर्मेटोजेनेसिस का कैसे हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का इंक्रीज होता है। इधर हाइपोथैलेमस जो हाइपोथैलेमस वो जीएनआरएच को रिलीज करेगा और जीएनआरएच जो है एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करेगा। और एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो तरह का मतलब कि 2 तरह का हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है LH और ICSH बोल सकते हैं। और सेकेंड जो है FSH, LH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। LH जो स्टिमुलेट करेगा लीडिंग सेल को और लीडिंग सेल प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन और ABP को, एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन को। और FSH जो है FSH वो प्रोड्यूस करेगा सर्टोली सेल का, सर्टोली सेल रिलीज करेगा स्पर्म मैच्योर फैक्टर। और ये एंड्रोजन और ABP जुड़ के ये स्पर्मेटोगोनिया जो हुआ डिप्लॉयड हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से डिवीजन होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, वो हैप्लॉयड है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्माटाइड बनेगा और स्पर्माटाइड जो है वो हैप्लॉयड है। ये किससे निकल रहा है, ये LH से निकल रहा है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से। और FSH से स्पर्म मैच्योर फैक्टर मिलेगा और ये दोनों एक साथ मिल जाएगा और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये जो मतलब कि ये डायग्राम की तरह जो ये समझाया गया है वो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। एस्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस बिगिंस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बट यूजुअली कंप्लीट इन एपिडाइमिस। ये रिपीट हो गया है लेकिन ये सेम लाइन है कि मतलब स्पर्मियोजेनेसिस होगा वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्टार्ट होगा लेकिन ये फुल्ली कंप्लीट होगा वो एपिडाइमिस में होगा। क्या एपिडाइमिस में होगा, एपिडाइमिस में होगा। After spermiogenesis, sperm embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubule. This process is called spermiation। क्या स्पर्मियोजेनेसिस के पहले स्पर्म जो होता है वो धसा रहता है सर्टोली सेल में और वो फाइनली रिलीज जो हो जाता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या स्पर्मिएशन कैसा प्रोसेस है? स्पर्मियोजेनेसिस के पहले स्पर्म जो होता है वो धसा रहता मतलब कि वो ऐड रहता है, जुड़ा रहता है सर्टोली सेल से। क्यों सर्टोली सेल से जुड़ा रहता है? क्योंकि वो नरिशमेंट करेगा और नर्स की तरह काम करता है सर्टोली सेल। और फाइनली मतलब कि रिलीज जो हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या स्पर्मिएशन? समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से और कैसे बनता है। जब पुबर्टी का समय आता है, एट पुबर्टी ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा और पुबर्टी के समय में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्रोमोसोम नंबर 46 है। क्या ये डिप्लॉयड है तो 46 होगा। और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा और इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक से
एक से दो का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या? एक से ये दो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक से दो बनने के बाद एक से फिर दो बनेगा, और फिर ये जो एक से दो बना है तो दो से चार बन जाएगा। और ये तीनों जो है, ये T3 जो है, ये कुछ नहीं इसमें किया जाएगा। और एक जो है एक फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और इसमें दो और फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये दो से फिर दो निकल जाएगा, दो और फॉर्मेशन, चार का फॉर्मेशन हो गया, ये 23 और ये भी 23 हो जाएगा। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्माटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पर्माटाइड डिफरेंशिएशन करेगा स्पर्मेटोजुआ में। स्पर्मेटोजुआ में, और स्पर्म इससे बाहर आ जाएगा। क्या? बाहर आ जाएगा। ये भी हैप्लॉइड है। अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म, अगर हमको 100 स्पर्म बनाना है, ये बेसिस दिया गया है क्वेश्चन का, मतलब मोटो है कि 100 स्पर्म बनाना है, इसमें क्या 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 करना होगा। हाउ, अगर 100 स्पर्म बनाना है तो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। एक से चार बनता है तो 25 से 4 बने, 25 से 100, 2500 एक से चार बनता है तो 2500 100। अगर 100 स्पर्म बनाना है तो हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड। 25। अगर 100 स्पर्म बनाना है तो हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड। 50। अगर 100 स्पर्म बनाना है तो हाउ मेनी स्पर्माटाइड रिक्वायर्ड। एक स्पर्माटाइड से एक ही फॉर्मेशन होगा, इसलिए 100 का रिक्वायरमेंट होगा। The main piece of azoospermia is surrounded by two solid protein fiber। सॉरी, ये नोट्स मैंने थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। और इस क्लास को इसी पे एंड करते हैं, और अगला क्लास जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में इस जो टॉपिक बचा है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं जितना भी आपको क्लास कराया है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह का अगर आप क्लास को अगर करना चाहते हो तो हमारे चैनल बायोलॉजी एम्पावरमेंट को सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द 40 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है और आपको 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है। मैं इंतजार में रहूंगा आप कब तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हैं। और ये क्लास कैसा लगा ये कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप रेड हार्ट कमेंट में सेंड कीजिएगा, और इस सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद। आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ओके बाय, टेक केयर।